हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 8 का भाग 3 भाग 1 हमारे अतीत का लेसन नंबर जो बाकी कोर्स में रह रखा है वो पढ़ने जा रहे हैं। लेसन नंबर है 9, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। 1870 के दशक से 1947 तक का जो समय है उसके बारे में कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन हुए और वो राष्ट्रीय आंदोलन किस कारण से हुए थे उसके बारे में हम जानेंगे। तो आप अतीत की जो अपनी बुक है, पाठ्य पुस्तक, वो निकाल लीजिए और उससे इन चैप्टर को जो मैं समझा रही हूँ समझने की कोशिश कीजिए कि पिछले जो अध्याय हैं उसमें हम निम्न का अध्ययन कर चुके हैं। कौन कौन सी चीज़ें जो पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं वो चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। भारतीय भू क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का कब्जा। भारतीय जो इलाका है उस पर अंग्रेज़ों ने किस तरीके से, किस रूप में अपना कब्जा स्थापित किया और रियासतों का अधिग्रहण हुआ। नए कानून और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत। नए कानून बने, संस्थाएं और उनकी शुरुआत किस रूप में हुई। किसानों और आदिवासियों की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया, ये भी हम पढ़ चुके हैं। 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव। 19वीं सदी में शिक्षा में भी कुछ बदलाव आए। शिक्षा से संबंधित बहुत सारे जो बदलाव हैं वो अंग्रेज़ों के समय में हमारे भारत में हुए थे। महिलाओं की स्थिति में भी कुछ बदलाव हुआ, वाद विवाद हुआ। जाति व्यवस्था को चुनौतियाँ मिलने लगी। पहले जाति व्यवस्था मजबूत थी, धीरे धीरे जाति व्यवस्था बदलने लगी। सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए। फिर आता है 1857 की जो बड़ा महासंग्राम विद्रोह हुआ था, वो होने के बाद क्या बदलाव आया उसके बारे में लिखा हुआ है। हस्तकलाओं का पतन। हाथ से जो कलाएँ होती थी, जो काम होता था, वो उनका पतन हो गया, धीरे धीरे वो नष्ट हो गए। उद्योगों का विकास हुआ। इन मुद्दों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम केवल राष्ट्रीय आंदोलन कौन कौन से हुए उसके बारे में हम जानेंगे कि किन किन राष्ट्रीय आंदोलन हैं जो कि हमारे भारत में हुए थे। राष्ट्रवाद का उदय। उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। यह देश क्या है, किसके लिए है? इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत, यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ या भाषा या जेंडर मतलब है पुरुष हो चाहे स्त्री हो, से मतलब है तमाम लोगों का घर है। इन सभी लोगों का घर है। सभी किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, तो वो सब लोग है ना भारत के निवासी हैं। भारत उनका घर है। यह देश और इसके सारे संसाधन वे वस्तुएं जिनको हम काम में लेते हैं संसाधन कहलाते हैं, और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है जो इस जवाब के साथ यह एहसास भी सामने आया है कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं। अंग्रेज़ों ने यहाँ की ज़िंदगी, रहन सहन, तौर तरीके सभी में अपना अधिकार जमा लिया, और जब तक ये नियंत्रण ख़त्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का या भारतीयों का नहीं हो सकता। जब तक उन लोगों का उनकी ज़िंदगी में नियंत्रण है जो बिल्कुल पूरी तरीके से हट नहीं जाता, जब तक वो भारतीय लोग अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते ढंग से। यह चेतना कब जागृत हुई? 1850 के बाद। 1850 के बाद लोगों में कुछ समझ आने लगी। लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज जो है हमारे हितकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे राजनीतिक संगठन बनाना शुरू कर दिए। राजनीतिक संगठन बनाकर उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। 1870 और 1880 इन दशकों में बने राजनीतिक संगठन हैं, कुछ राजनीतिक संगठन बनकर सामने आए। यह चेतना और गहरी हो गई।
कि न हमें इन के जो बंधन है उनका बंधन हमारे ऊपर से ख़त्म होना चाहिए। ये चेतना लोगों के अंदर गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर, जो ये संगठन थे उनकी चलाने वाले जो लोग थे वो थोड़े भारत के पढ़े लिखे समझदार लोग थे। उनमें थे वकील और आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, एक संगठन का नाम है पूजा सार्वजनिक सभा, दूसरे संगठन का नाम है इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये संगठन है जो कि अंग्रेजों के नियंत्रण को ख़त्म करने के लिए उभर कर सामने आए। इस तरह के प्रमुख संगठन थे। पुनः सार्वजनिक सभा, इसके नाम से अपन को पता चलता है कि सार्वजनिक मतलब होता है सभी का, वह सभा जिसमें सभी का नियंत्रण हो, सभी के लिए हो, के नाम से गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को मेन जो उनका उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। जो संगठन था वो भारत के लोगों का लक्ष्य बताते हुए ये संगठन काम कर रहे थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके या समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो। संप्रभु का मतलब है स्वतंत्र हो, अपना निर्णय स्वयं ले सके, संप्रभु हो, किसी का बंधन उनके ऊपर नियंत्रण नहीं हो। संप्रभुता का अर्थ है एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। यह संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए, कि अपना फैसला स्वयं ले। ये संगठन और राष्ट्रवादी जो संगठन है ये चाहते थे, इसलिए उन्होंने संगठन बनाना, जबकि अंग्रेज उनकी ज़िंदगी में बार बार दखल अंदाजी कर रहे थे। 1870 से 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 70 से 80 के बीच अंग्रेजों के प्रति भारतीय जनता का जो है असंतोष और बढ़ गया। उसका कोई कारण था, उसका रीजन था 1878 का आर्म्स एक्ट। इस एक्ट के अनुसार, जिसके जरिए इस एक्ट में ये लिखा हुआ था कोई भी भारतीय हो वो अपने पास जो हथियार है वो नहीं रख सकता, चाहे वो हथियार किसी भी प्रकार के हो, हथियार नहीं रख सकता तो वो मजबूत नहीं बनेंगे। फिर इसलिए उन्होंने हथियार रखने का अधिकार छीन लिया। किसी के पास अगर हथियार पाया जाता तो उनको सज़ा सुना दी जाती थी या जेल में डाल दिया जाता था। इस प्रकार से सन 1878 का आर्म्स एक्ट के अनुसार हथियार जो रखने का अधिकार है वो छीन लिया गया। इससे भारतीय जनता में और असंतोष बढ़ गया। उसी साल वर्नाकुलर एक्ट प्रेस किया गया। इस एक्ट वर्नाकुलर एक्ट प्रेस का मतलब है अगर कोई भी व्यक्ति जो कि जिससे सरकार की आलोचना करने वाले ये लोगों को चुप कराया जा सकते। इस एक्ट के अनुसार, वर्नाकुलर एक्ट के अनुसार का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो सरकार है, अंग्रेजी सरकार है, उसके खिलाफ अपने अखबार या पत्रिका में कोई भी किसी भी प्रकार की खबर नहीं छाप सकता। अगर छापता तो उसकी वो जो प्रेस है उसको बंद करवा दिया जाता। तो इसके आगे जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके, इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक, सरकार के खिलाफ कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उस प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। प्रिंटिंग प्रेस भी और उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू किया। इल्बर्ट लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ।
इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्तियों पर इल्बर्ट बिल लागू कर दिया गया। भारतीय न्यायाधीश, पहले क्या, भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजों पर मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं था, लेकिन इल्बर्ट बिल पास करने के बाद भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। इस कानून का अंग्रेजों ने बहुत विरोध किया ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता स्थापित हो सके, की जा सके। जब अंग्रेज के विरोध की वजह से सरकार ने ये विधेयक वापस ले लिया, अंग्रेजों ने विरोध किया, सरकार ने तो ये वापस ले लिया, तो भारतीयों ने इस बात में काफ़ी विरोध किया कि इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता था कि अंग्रेज क्या चाहते हैं। अंग्रेज कुछ भी मनमानी करे, उनमें मुकदमा नहीं होना चाहिए। अंग्रेज ऐसा चाहते थे उनके ऊपर, इसलिए उन्होंने इस बिल पर पास होने पर घोर विरोध किया। आगे, पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत थी। पढ़े लिखे जो भारतीय लोग थे वो चाहते थे कि हमारे लिए एक अच्छा संगठन हो जिससे कि हम इस अंग्रेज़ों के जो दमनात्मक जो नीति है उसको हम कुचल सके। तो 1880 में महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया। इल्बर्ट बिल जो लागू हुआ उसको वापस पुनः ले लिया गया। इससे संगठन की जो भावना थी वो मजबूत हो गई कि अंग्रेजों के खिलाफ हमें कार्रवाई करना जरूरी है। ऐसा सोचकर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई सभा करके बम्बई में एक मीटिंग की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हमारा एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो हमारे देश के फैसले स्वयं ले सके। इसके लिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। संगठन के प्रारंभिक नेता, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, उसके जो प्रमुख नेता थे वो थे दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और एवं अन्य, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य बम्बई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे, व्यवसाय करने वाले थे, प्रचार करने वाले थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। जो भारत के युवा लोग थे, राष्ट्र के प्रति सोचने वाले, उनका मार्गदर्शन किया, उनको जो भी राष्ट्र की प्रति भावना है उनको जगाया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम ब्रिटिश ऑफिसर था। उसने भी विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। वो भी भारतीय हितकारी था। इसके बाद में उभरता हुआ राष्ट्र। अक्सर कहा जाता है कि आपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। मतलब है कि अंग्रेजों और जनता के बीच की जो पार्टी थी वो कांग्रेस थी, इसलिए इसको मध्यमार्गी पार्टी कहा गया। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने, सरकार और शासन में भारतीयों को शासन में भागीदारी लेने के लिए दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। राष्ट्रीय कांग्रेस ने, कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाए और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भी भारतीयों को ऊंचे पद दिए जाते। अंग्रेज क्या करते थे, भारतीयों को हमेशा नीचे पद पर,
नीचे वाले पद पर भारतीयों को रखते थे और ऊंचे वाले पद पर स्वयं बैठते थे। तो कांग्रेस चाहती थी कि भारतीयों को ऊंचे पद पर दर्जा दिया जाए, जिसकी योग्यता के अनुसार उनको ऊंचे पद पर बिठाया जाए। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित किए जाए। जो सिविल सेवा की परीक्षा पहले लंदन में ही हुआ करती थी, तो कांग्रेस चाहती थी कि वो परीक्षा जिस पोस्ट पर व्यक्ति चुनकर आते हैं परीक्षा पास कर वो लंदन में होती, तो सभी व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच पाते, तो इस परीक्षा का आयोजन भारत में किया जाए ताकि उस परीक्षा में पास होने वाले भारतीय व्यक्ति को ऊंचे पदों पर बिठाया जा सके। तो कांग्रेस ने ये मांग की कि भारत में इस परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। आगे, शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। जो महत्वपूर्ण नौकरियां थी उस पर अंग्रेजों का ही अधिकार जमा हुआ था। अंग्रेज ही उन नौकरियों पर बैठते थे। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं देने चाहिए। अंग्रेज भारतीयों को मूर्ख समझते थे, इसलिए वो ऐसे बोलते थे कि जिम्मेदारी वाले जो पद हैं वहाँ पर अंग्रेज ही विराजमान रहे, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा, जो वेतन होता था बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। जो वेतन उन्हें दिया जाता था वो वेतन वो ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से जो धन उन लोगों को मिल रहा है वो भारत से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। अगर उन पोस्ट पर भारतीय लोगों को बिठाया जाता है तो वो धन ब्रिटेन में नहीं जाकर भारत में ही रुकेगा। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग की जाए, न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग की जाए। आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए, जो आर्म्स एक्ट लागू किया था उसको निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। भारतीय लोगों को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। आर्थिक मतलब होता है वेतन से संबंधित मुद्दे उठाए। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। कांग्रेस कह रही थी कि जो ब्रिटिश शासन है वो गरीबी और अकाल पड़ने का मुख्य कारण है। बढ़ते लगान के कारण जो अंग्रेजी सरकार है, जो भी अनाज उत्पादन होता है वो किसानों से लगान के रूप में वसूल कर लेती थी। लगान के कारण काश्तकार जो किसान हैं और जमींदार विपिन हो गए, गरीब हो गए। वो लगान भर भर के जो भी कमाते वो लगान के रूप में जमा करा देते। इससे उनकी दशा बहुत गरीबी हो गई, विपिन हो गई, बहुत दयनीय हो गई। और अनाजों के भारी निर्यात, जो भी भारत का अनाज पैदा करते थे वो अनाज ब्रिटेन में निर्यात कर दिया जाता था। इससे भारतीयों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता। निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाए। सिंचाई के लिए अच्छे से अच्छी व्यवस्था की जाए ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव, जो भारतीय मजदूर विदेश में रहते हैं उनके साथ में अच्छा बर्ताव नहीं होता था वो, तो उस बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। कांग्रेस ने वन में रहने वाले लोगों को अंग्रेजों द्वारा परेशान किया जाता था, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर
समूह जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी, सबके पक्ष में बोल रही थी। मध्यमार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से, जो नेता थे मध्यमार्गी मतलब सरकार और जनता के, वो नेता ब्रिटिश शासन जो जनता के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रही थी, उस व्यवहार से उसको समझा रही थी, जनता को अवगत करा रही थी कि सरकार जनता के साथ कैसा रुख कर रही है, कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, इसके लिए लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा सकता है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे, लेकिन मध्यमार्गियों को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, न्याय का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। कांग्रेस को लगता है कि अंग्रेज शायद हो सकता है न्याय संगत बातों में विश्वास करते हैं, इसलिए हमारी डिमांड है जो मांग उसको मान लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। कांग्रेस ये चाहती थी कि अंग्रेजों को भारतीयों की जो विचारधारा है वो अंग्रेजों के सामने रखी जाए, लेकिन अंग्रेजों को तो अपने स्वार्थ सिद्धि के अलावा कुछ नहीं पता था। उन्होंने केवल ये सरकार का सोचना था, कांग्रेस सरकार का सोचना चाहिए कि ना अंग्रेज न्याय संगत मांगों में विश्वास करते हैं, लेकिन अंग्रेजों को तो स्वार्थपूर्ण भावना से भरी हुई थी, उनको केवल अपने स्वार्थ के अलावा भारतीयों की भावना से कोई लेना देना नहीं था। नेक्स्ट जो है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आधा चैप्टर जो बाकी रह रखा है, और इस लेसन की PDF क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।